बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैं सबसे पहले तो मिड टर्म के बाद जो ईपीटी का पहले मतलब मिड टर्म के बाद पहला लेक्चर ईपीटी पे, तो मैंने डिसाइड किया कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी हर सब्जेक्ट में, तो मैं कोशिश करूँगा लेक्चर में उनको कंसीडर करूँ, ताकि अगर कोई फाइनल से पहले प्रिपरेशन करना सही से अच्छी प्रिपरेशन करना चाहता है तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से वो कर सकेगा, और मुझे भी अल्लाह तौफीक दे सही से बात कहने की और आप लोगों को सही से समझ आ जाए। अच्छा, ये ऐसा है कि मिड टर्म में हमने इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस देखी थी, सही, ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब जो कैपेसिटेंस जो है ना, वो इसका जो मेन पार्ट है, मतलब जो कॉन्सेप्ट वाला जो एरिया है इसका, वो इंडक्टेंस से लिंक है, सही है। यानी अगर आप लोगों को इंडक्टेंस की जितनी ज्योमेट्रीज हमने देखी थी, यानी सिंगल सर्किट सिंगल कंडक्टर, सिंगल सर्किट मल्टीपल कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर मल्टीपल सर्किट मल्टीपल कंडक्टर, अगर आप लोगों को इंडक्टेंस के लिए समझ आ गया तो फिर आप लोगों को कैपेसिटेंस और मुझ समेत कैपेसिटेंस में समझने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर आप लोगों को इंडक्टेंस समझ आ गई है ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो फिर कैपेसिटेंस भी उसी के कैस्केडिंग में आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि लिंक हुए हुए टॉपिक्स हैं, सिर्फ पैरामीटर्स और थोड़ी सी अरेंजमेंट और थोड़ा सा मतलब जो वो है ना, क्या कहते हैं, फॉर्मूला जो अप्लाई करने का जो मेथड है वो चेंज है थोड़ा सा, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। यानी वहाँ पर अगर हम एम्पियर्स लॉ देखते थे, तो यहाँ हम गॉस लॉ देखेंगे, सही, उसकी पूरी डेरिवेशन, लेकिन हम करेंगे नहीं, हम फॉर्मूला को सही से समझने की कोशिश करेंगे कि सही से समझ आ जाए। बाकी अप्लाई तो उसी तरह करना होगी इस तरह हमने इंडक्टेंस में किए थे, ठीक है। यानी इसमें भी डिफरेंट केसेस होंगे आपके पास। तो स्टार्ट लेते हैं, अब थोड़ा सा जल्दी लेके चलते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में सबसे पहले हमारे पास ये एक टावर की ज्योमेट्री है। अब होता ये था कि जो इंडक्टेंस में हमारे पास जो वो आती थी, क्या कहते हैं, यानी कंडक्टर्स के लिए जो हम इंडक्टेंस देखते थे वो हमारी यूजुअली पर फेज होती थी। लेकिन इस केस में जो यानी कैपेसिटेंस के केस में जो हमारे पास जो कंडक्टर्स के दरमियान जो हमें कैपेसिटेंस मिलेगी, यानी कंडक्टर्स की जो कैपेसिटेंस हमें मिलेगी वो यूजुअली हमें लाइन टू लाइन मिलेगी, सही है। यानी हम यानी जो कि सराउंडेड होगी बाय एयर, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटेंस होती है ना, वो दो कंडक्टर्स के लिंक में होती है, यानी दो कंडक्टर यानी लाइन टू लाइन होती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें तो ए टू सी होगी, अगर मैं एक टावर की ज्योमेट्री कंसीडर करूँ तो इसमें ए टू बी एक इंडक्टेंस हो सकती, जो इंडक्टेंस इस कंडक्टर की अपनी होगी, ठीक है। लेकिन जो कैपेसिटेंस होगी ना, वो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के दरमियान होगी, यानी पोटेंशियल जब होगा इन दोनों कंडक्टर के दरमियान, तब क्या होगी, आपके पास कैपेसिटेंस होगी, सही है। तो आपके पास जो कैपेसिटेंस होती है इन समरी, वो बाय डिफॉल्ट लाइन टू लाइन होती है, उसको पर फेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो किस तरह करेंगे वो हम आगे देखेंगे, सही। ये आपके पास ये कैपेसिटेंस है, ये आप बताए हुए सी ए बी सी ए ई, ये हमने इसका फ्लो देख लिया कि किस तरह आपके पास कैपेसिटेंस आ रही होगी, ठीक है। इंडक्टेंस के केस में क्या था कि इंडक्टेंस के केस में हमें पर फेज बाय डिफॉल्ट इंडक्टेंस मिलती थी हर कंडक्टर के लिए, लेकिन इस बार कैपेसिटेंस के केस में हमें दो कंडक्टर्स के दरमियान कैपेसिटेंस का इफेक्ट मिलेगा, सही। अब लाइन टू लाइन, देखिए मैंने बता दिया डिजाइड, आपको अगर लाइन टू न्यूट्रल चाहिए तो आपको सिंगल फेज मॉडल बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। जो पाई मोटर हमारे यूजुअली होते हैं वही हम कंसीडर करेंगे। अगर आपको लाइन टू अर्थ है, ये अगर कैपेसिटेंस मालूम करनी है तो फिर आपको मेथड ऑफ इमेजेस अप्लाई करना होगा। इसमें होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है ना, कंडक्टर और अर्थ के दरमियान जो फील्ड होती है, वो पोटेंशियल हम देख रहे होते हैं, सही है। और उसको इस तरह करते हैं कि कंडक्टर्स की इमेजेस बनाते हैं, और फिर इमेजेस के थ्रू जो सिंप्लीफाई करते हैं नेटवर्क को ना, तो इससे हमें कैपेसिटेंस मिलती है। ये मेथड हम आगे देखेंगे। तो सर ने अभी ये सब बताया था कि मेथड ऑफ इमेजेस यूज होता है लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस अगर आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें होता है कि जो इमेजेस से ये होता है कि जो प्रॉब्लम आ रही होती है, डिफिकल्टी से जो आ रही होती है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को डिटरमिन करने में, वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा है। फॉर्मूलाज का देख लें तो फॉर्मूलाज में ये चेंज है कि अगर आपके पास L इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज पर करंट था, इंडक्टेंस आपके पास अगर फ्लक्स लिंकेज पर करंट थी, तो आपको कैपेसिटेंस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। तो ये तो सबसे पहला चेंज तो ये आ गया आपके पास। सबसे पहला चेंज जो है वो आपके पास यही है कि आपके पास इंडक्टेंस जो थी वो फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट थी, और इस केस में जो कैपेसिटेंस हमें जो मिलेगी वो चार्ज पर यूनिट वोल्टेज मिलेगी, सही है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, लाइन चार्ज डेंसिटी क्या है। लाइन चार्ज डेंसिटी आप लोगों ने ईएमएफ में पढ़ा होगा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है।
और हम जो कैपेसिटेंस देख रहे होंगे वो, यानी जो हम जो डेंसिटी देख रहे होंगे वो लाइन चार्ज डेंसिटी देख रहे होंगे। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से क्योंकि जो हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है ना, एक तो उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा उनका डायमीटर होता है वो लीस्ट होता है बहुत। तो वहाँ पर जो आपके पास डेंसिटी अप्लाई होगी, यहीं से पता चल रहा है कि वो लाइन एक्सटेंडेड है और डायमीटर कम है, तो जो उस पर जो चार्ज डेंसिटी अप्लाई होनी चाहिए वो कौन सी अप्लाई होनी चाहिए? लाइन चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये है कि हम जो कंसीडर करेंगे वो लाइन चार्ज डेंसिटी करेंगे। सही है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी, अच्छा फिलहाल अभी आगे आएगी वो। सही। तो अच्छा फॉर्मूला देख लेते हैं। जिस तरह आपने एम्पियर्स लॉ अप्लाई किया था, ठीक है, अच्छा लाइन चार्ज डेंसिटी के अलावा भी आपके पास चार्ज डेंसिटी होती है, लेकिन जैसे पॉइंट चार्ज डेंसिटी हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम जो अप्लाई करेंगे वो लाइन चार्ज डेंसिटी करेंगे। मैं कहना चाह रहा था ये इंपॉर्टेंस में क्योंकि हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वजह से मैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये सवाल हो सकता है, मैं सवाल ही सोच रहा था कि सवाल ये हो सकता है कि हम लाइन चार्ज डेंसिटी ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि हम जो इफेक्ट देख रहे हैं कैपेसिटेंस का वो लाइन पे देख रहे हैं, यानी लाइन जो है हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन जो, इस पर कैपेसिटेंस का क्या इफेक्ट है, तो वो देखेंगे। सही है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। अच्छा, अब ये है कि इसमें वी ए बी पोटेंशियल किस तरह मालूम करना है। वहाँ पर हम करंट देखते थे, ठीक है, कंडक्टर्स के मतलब जो कंडक्टर्स में जो फ्लो होने वाला जो करंट था, हम क्या करते थे उसको यूजुअली डिवाइड करते थे नंबर ऑफ कंडक्टर, यानी टोटल करंट को डिवाइड करते थे नंबर ऑफ कंडक्टर्स के साथ। ठीक है, तो हम करंट के लिए जो हमने वो यूज़ किया था, लॉ यूज़ किया था, वो हमने कौन सा यूज़ किया था? वो हमने एम्पियर्स लॉ यूज़ किया था, यानी क्लोज पाथ जो आपके पास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, जो आपकी फील्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी कंडक्टर में, तो हम क्या करते थे, कंडक्टर को नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड करते थे, यानी इसको सब पार्ट्स में डिवाइड करते थे, फिर इनर और आउटर फील्ड के लिए करंट कैलकुलेट करते थे। सही है, और फिर हम लिंकेज मालूम करते थे, फ्लक्स लिंकेज मालूम करते थे, और फिर इसके थ्रू फ्लक्स लिंकेज को डिवाइड करते थे करंट के साथ, तो हमें इंडक्टेंस मिलती थी। सेम कैपेसिटेंस के लिए भी ऐसा होगा, लेकिन इसमें गॉसिप लॉ अप्लाई करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो कंडक्टर के दरमियान पोटेंशियल मालूम करते हैं। तो ये भी क्या है, लाइन के लिए। तो अच्छा लाइन क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस फेज पर फेज डिफॉल्ट मालूम नहीं होती है। आपको क्या करना होता है, लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस हम देख रहे होते हैं, तो जो पोटेंशियल हम देखेंगे वो लाइन टू लाइन होगा। ठीक है, यानी पॉइंट ए और पॉइंट ए से बी पे क्या पोटेंशियल है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि वही इंटीग्रल अप्लाई किया, ई डॉट डी एल हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये ई का फॉर्मूला होता है, ये लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला फॉलो होता है, रो एल बाय टू पाई एप्सिलॉन रो। ठीक है, अदर बुक्स में इसको क्यू बाय टू पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन एक्स बोला हुआ है, तो हम यही फॉलो करेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन का फॉर्मूला आपको 8.85 एक्स माइनस 12 फेरेड पर मीटर होता है। ठीक है, तो पर मीटर हम देख रहे होते हैं कैपेसिटेंस, तो फेरेड पर मीटर आता है। सही, तो फेरेड पर मीटर हो गया। अब ये है कि ठीक है, अच्छा ये आपको लोग समझ आ गया होगा। और इसके बाद ये देखिए, ये फॉर्मूला है बस नहीं मालूम करने का वी ए बी, और ये अप्लाई भी करने वाले हैं। तो सिंगल सर्किट सिंगल कंडक्टर देख लेते हैं फिलहाल हम, यानी सिंगल कंडक्टर के लिए हम फिलहाल हम देख रहे हैं, सिंगल लाइन है और सिंगल कंडक्टर है। तो अब ये कंडक्टर है, ठीक है, और अब हमें पोटेंशियल देखना, यानी ये अच्छा यहाँ पर ना असल में जो कैपेसिटेंस होती है वो कभी पर फेज मालूम नहीं होती। तो हमारे पास एक ये कंडक्टर है और एक कंडक्टर ये है जो कि इस सरफेस में मौजूद है। ठीक है, एक और एक इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये है, पॉइंट वन की और पॉइंट टू की है। पॉइंट वन यहाँ पर है, पॉइंट टू यहाँ पर है। सही, ये समझ आया। अब अब चूंकि पर फेस, अब लाइन टू लाइन में सबसे पहले तो वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा वी ए बी, तो वी वन टू होगा यहाँ पर, इस केस में वी वन टू होगा। सही, तो वी वन टू कैलकुलेट करूंगा, इंटीग्रल लिमिट्स होंगे वन से टू ई डॉट डी एक्स। सही, अच्छा ई का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू बाय टू बाय एप्सिलॉन एक्स डी एक्स आ गया। ये कांस्टेंट नहीं बाहर आ जाएगा, तो एल एन एक्स आ जाएगा मेरे पास, एल एन एक्स आ जाएगा। इस पर अप्लाई करूंगा फॉर्मूला, तो ये मेरे पास वोल्टेज आ जाएगा। अब ये डी टू बाई डी वन आ जाएगा, तो डिस्टेंस आपके पास है डी वन से डी टू। सही, तो डी टू बाई डी वन ऐसे ही है, डी टू बाई डी वन। ठीक है, तो अपर लिमिट पहले अब यहाँ पूछा जा सकता है कि डी टू कहाँ से है, डी टू हमारे पास डिस्टेंसेस है। तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने लिख दिया। पहला डिस्टेंस डी टू है, फिर डी वन आ गया। सही, तो क्या हम जो कैपेसिटेंस देख रहे हैं दो कंडक्टर्स के दरमियान, यानी लाइन टू लाइन देख रहे हैं। मैं बार बार लाइन टू लाइन से अपने लिए भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद रहे कि हम जो कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो पर फेज नहीं है, वो लाइन टू लाइन है।
बाद में कन्वर्ट करेंगे उसको पर फेज में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कैपेसिटेंस का इफेक्ट देख रहे होंगे वो दो कंडक्टर्स के दरमियान देख रहे होंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ठीक है, यानी जो पॉइंट चार्जेस हमने कंसीडर किए हुए हैं इसके अंदर जो पॉइंट चार्जेस हैं वो दो हैं, सही। तो एक पॉइंट का इफेक्ट और उसका पोटेंशियल दूसरे पॉइंट के साथ, वो क्या है V12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसका रेडियस r है, और दूसरी वाली मतलब जिस सरफेस पे है उसका रेडियस, मतलब इस कंडक्टर का रेडियस r है, और दूसरा वाला जो पॉइंट है आपके पास वो पॉइंट इस सरफेस पे, ठीक है। तो इसका इसका इफेक्ट, ठीक है, यानी जो हम पोटेंशियल देखेंगे वो दोनों का मिला के देखेंगे, क्योंकि मतलब पोटेंशियल लाइन टू लाइन, जिस तरह लाइन टू लाइन में कंसीडर किए जाते हैं, तो वही है आपके पास, यानी एक सरफेस का इफेक्ट दूसरे सरफेस के साथ, यानी इस सरफेस में मौजूद जो पॉइंट है उसका लिंक दूसरे पॉइंट के साथ जो कि दूसरे सरफेस में मौजूद है, ठीक है। ये फील्ड है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जो ये इस पॉइंट के अराउंड मौजूद है, सही है। तो इसलिए हमने V12 लिखा है यहाँ पर, ये बात समझ आ गई होगी मेरी, सही है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर यह है कि D1 इज इक्वल टू आर, क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये सरफेस R पे मौजूद है, ये सरफेस है आपके पास, यानी ये सरफेस है, और ये जो जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैंने डॉटेड लाइन से शो की हुई है। तो जिस सरफेस में मौजूद है वो सरफेस R हो गया, यानी इस पॉइंट पे R हो गया ये, ठीक है। और ये जिस सरफेस में मौजूद है उसका डिस्टेंस D हो जाएगा, सही। तो D क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस हम इसके साथ देखेंगे, तो D डिस्टेंस होगा, कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, वो हम देखेंगे आगे जब एग्जाम्पल देखेंगे, सही है। ये समझ आ गया। अब यहाँ पर ये D बाय आर हो गया, सही है, ये D2 आपका D हो गया, और R क्या आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब यहाँ पर क्या है, R क्या है, R आपके पास उस कंडक्टर का रेडियस है, ठीक है। यानी जहां से फील्ड आपकी स्टार्ट हुई ना, किस पॉइंट से स्टार्ट हुई, इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, ये आप समझिए, ये पॉइंट यहाँ मौजूद है, इस सरफेस पे मौजूद है, जहाँ मेरा माउस का कर्सर देखिए, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई R, और कहाँ जा रही है, D डिस्टेंस पे जा रही है अदर पॉइंट पे, जो कि पॉइंट क्या है 2, मेरी बात समझ आई, यानी डिस्टेंस R से स्टार्ट हुई, ये अपने सरफेस R का मतलब ये है कि उसी कंडक्टर का, अच्छा कंडक्टर एक ही है, कंडक्टर आपके पास सिंगल कंडक्टर ही हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कैपेसिटेंस होगी ना वो आपके पास पर फेज नहीं होगी, वो कंडक्टर के दरमियान, यानी जो पोटेंशियल होगा लाइन टू लाइन उसके अक्रॉस आपके पास कैपेसिटेंस आ रही होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज है इंडक्टेंस से, इंडक्टेंस में हम पर फेज इंडक्टेंस देख रहे होते थे, यहाँ पर लाइन टू लाइन आपके पास कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे सरफेस जहां से फील्ड आपकी स्टार्ट हुई R पॉइंट से, अब देखेंगे इस पॉइंट से किस पॉइंट पे वो जा रही है, यानी ये कंडक्टर किस पॉइंट पे फील्ड शेयर कर रहा है, तो पॉइंट 2 होगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो उसका डिस्टेंस क्या है D, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 कहाँ से स्टार्ट हुई R से, और कहाँ जा रही है D पे, तो बस यही है इसमें, ये इंपॉर्टेंट बात थी मुझे बतानी थी, और तो इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मतलब 2 जहाँ से आपके पास सरफेस से, यानी जहाँ से वर्क डन आपका स्टार्ट हुआ, जहाँ से पोटेंशियल आपका स्टार्ट हुआ R, और जहाँ पर वो जा रहा है किस पॉइंट पे जा रहा था, 2 पे जा रहा था, तो डिस्टेंस आ गया D आ गया, मतलब 2 पे क्या आ गया, D2 आ गया, यानी D1 पे फ्रॉम और D2 पे 2, सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बाद में बनाऊंगा जब मतलब इसकी जब हम वो देखेंगे डेरिवेशन देखेंगे सिंगल फेज और 3 फेज के लिए, तो उसमें इंपॉर्टेंट होगी ये। अब ये है कि M चार्ज के लिए देख लेते हैं, M चार्ज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्योंकि एक का लिंक दूसरे के साथ और दूसरा का लिंक तीसरे के साथ और फिर इसका पहले के साथ, तो हम इस तरह इफेक्ट देखेंगे। यानी अब आपके पास पहले तो एक हम 2 पॉइंट चार्जेस देख रहे थे, इन 2 पॉइंट चार्जेस देख रहे थे ना, इस एक कंडक्टर के लिए, इस एक कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए हमने 2 चार्जेस देखे थे, क्योंकि 2 चार्जेस एटलीस्ट होना लाजमी, क्योंकि कैपेसिटेंस आपकी पॉइंट टू पॉइंट यानी लाइन टू लाइन होती है, सही है। तो इसको समझाने के लिए हमने M चार्जेस कंसिडर किए हैं, ठीक है। तो आपके पास एटलीस्ट कितने चार्जेस थे, 2 चार्जेस थे, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये है यहाँ पर हमने मल्टीपल चार्जेस ले लिए हैं, ठीक है। तो इस पर अगर हम अप्लाई करें, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे VAB यानी मुझे 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल, तो कि अच्छा VAB क्यों मालूम, सब पूछ सकते हैं VAB क्यों मालूम कर रहे हो आप, कैपेसिटेंस डायरेक्ट मालूम करो, असल में यही फॉर्मूला फॉलो होगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू VAB बाय नहीं सॉरी Q बाय VAB, Q बाय VAB। तो हम पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं, फिर जो चार्ज होगा, ठीक है, यानी जो आपके पास जो टोटल चार्ज होगा उससे डिवाइड करा देंगे उस पोटेंशियल के साथ, सही। तो हमें क्या मिल जाएगी, उस लाइन टू लाइन के लिए कैपेसिटेंस मिल जाएगी,
तो हम इस तरह काम करेंगे, पहले हम दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल देख रहे हैं और फिर हम क्या करेंगे, उसको यूज करते हुए, पोटेंशियल यूज करते हुए 4 से डिवाइड करवा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, कैपेसिटेंस मिल जाएगी। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा अब ये देखते हैं, अब लेट्स सपोज ये मल्टीपल पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेगा। वीएबी आपके पास मौजूद है। अच्छा मैंने इसको समझाने के लिए ना कुछ डेस्टिनेशन सोर्स वगैरह लिखा हुआ है, ये बहुत अपने समझाने के लिए है, लेकिन अगर आप लोगों को इससे समझ आ जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी, अगर आपको इससे अच्छी तरह समझ आ जाता है। अच्छा वीएबी है, मैंने कहा कि जहां जो पहले लिखा हुआ है वो मेरा सोर्स है और जो दूसरा लिखा हुआ है मेरा डेस्टिनेशन है, सही। अब मुझे क्या मालूम करना है, वीएबी पोटेंशियल मालूम करना है, यानी इसके दरमियान जो पोटेंशियल है वो मालूम करना है। किस तरह मालूम करूंगा, वीएबी 1/2 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा इसका अब मल्टीपल चार्जेस है तो ये इसको फील्ड दे रहा होगा, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा, ये यहाँ अप्लाई कर रहा होगा, यहाँ अप्लाई कर रहा होगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया ये, हमें निकालना भी है भी। अब फॉर्मूला अप्लाई किया 1/2 पाई एप्सिलॉन, ये कहाँ से आया, ये मेरे पास सिंपल, अच्छा मैंने डेरिवेशन कंप्लीट नहीं की, सिंपल मैंने क्या किया, जो पोटेंशियल आया था इसको ये किया, और फिर मैंने क्या कर दिया कि कैपेसिटेंस के लिए क्या करूंगा कि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा चार्ज के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस मिल जाएगी। फिलहाल मैंने अब इसको यहीं तक रखा है, वोल्टेज मुझे मालूम करना है, तो वोल्टेज के लिए क्या करना होगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन, मेरा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये मेरा मॉडल कर से देंगे, तो ये बाहर आ गया सिंपल। अब देखें पॉइंट क्यू ए, ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ जो ऊपर लिखा हुआ है क्यू ए, क्योंकि मैं अभी क्या देख रहा हूँ, पॉइंट चार्ज ए देख रहा हूँ, तो क्यू ए एल एन। अच्छा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डी वी ए बी देख रहे हैं ना, तो यानी आप फेस ए पे हैं, यानी पॉइंट, अभी फेस की बात नहीं करते, पॉइंट ए पे हैं, पॉइंट ए पे हैं, तो ए से बी जाना है, यानी ए से बी पे जाना है, यानी वी ए बी का मतलब ये कि पोटेंशियल ए से बी तक, यही मतलब है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखें सबसे पहले तो मैंने बताया था कि इसका जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देखेंगे वो अपने रेडियस पे देखेंगे, यानी अपने सरफेस पे इसका क्या डिस्टेंस है वो देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले पॉइंट स्टार्ट आपने कहां से लिया, सोर्स से लिया, तो सोर्स का पहले अपना इफेक्ट होगा, समझाने के लिए कर रहा हूं, अपना रेडियस देखेंगे जिस तरह हम इंडक्टेंस में देखते थे, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन क्यू ए एल एन, डिनोमिनेटर में मैंने बताया था फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कहां से होगा फील्ड, अपने अपने रेडियस से, अपने सरफेस से स्टार्ट होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आर ए, लिखा भी ऑन सरफेस, लिखा हुआ भी मैंने ऑन सरफेस, हमेशा हमेशा हमेशा। लेकिन ये उसी केस में जब यहाँ वी ए बी लिखा हो, अभी मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को करवाऊंगा, मतलब एक और एक्सप्रेशन बनवाऊंगा जिसमें वी ए बी नहीं होगा, वो कोई और पोटेंशियल होगा, वी आगे लिखा होगा वी बी एम होगा, सही, उस केस में ये नहीं होगा फिर। अभी इसलिए क्योंकि ये आप ध्यान में रख लें, जहां से आपने स्टार्ट लिया ना, यानी आपका जो वो है पॉइंट है ए बी है, तो अब शुरू में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट लिया और पहले आप इसी पॉइंट को देख रहे हो, समझ आ रही मेरी बात। तो जो आप पहली टर्म लिखोगे, जो आप पहली टर्म लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप पहली टर्म लिखोगे उसमें जो डिनोमिनेटर होगा एल एन वाले में, वो हमेशा अपने सरफेस का ही, उसमें जो रेडियस आएगा, उसमें जो डिस्टेंस आएगा, वो वही डिस्टेंस होगा जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट लिया है, क्या है, क्यू ए, और आपका जो सोर्स है वो भी ए है, तो क्या हो जाएगा, क्यू ए एल एन डी, अच्छा डी ए बी तो भूल जाए, अभी डिनोमिनेटर में आ रही है, समझ आ गया आपको, क्योंकि फ्रॉम, क्योंकि उस सरफेस से स्टार्ट हो रहे हो तो आ रहे, ये बात समझ आ गई। अच्छा डी ए बी क्या है, अब टू जाना कहाँ है, ए से बी पे जा रहे हैं, ए से बी पे जा रहे हैं, तो ए से बी जा रहे हैं, तो डी ए बी डिस्टेंस आ गया, सही है, ये समझ आया। बी, अच्छा बी क्या डेस्टिनेशन है, बी डेस्टिनेशन, ये ध्यान में रखना है आपको, ए से निकले, ये बी ए नहीं लिख सकते आप, बी ए नहीं लिख सकते, जहां पे से निकल रहे हैं, यानी यानी जिसकी रिस्पेक्ट से देख रहे हैं वो ए है, और जहां जा रहे हैं वो बी है, तो ए बी। अब ये समझ में नहीं आया, वो एक और देखते हैं, प्लस एक और टर्म देखते हैं, प्लस क्यू बी। अब इसका मतलब आपकी डेस्टिनेशन क्या हो गई, चेंज हो गई, लेकिन सोर्स वही है, ठीक है। अब कैसे होगा, बी, अच्छा पहले भी डेस्टिनेशन बी थी, लेकिन यहाँ पर पॉइंट चेंज हो गया, यानी पॉइंट चार्ज जो था वो चेंज हो गया, मैं कहना चाह रहा हूँ डेस्टिनेशन आपके अभी भी बी ही है। अब क्यू बी आया, प्लस क्यू बी एल एन, कहाँ से आया है एल एन, अभी भूल जाए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले डिनोमिनेटर देखें, कहाँ से आ रहा है, ए बी से आ रहा है, ए से बी पे आ रहा है, यानी अगर मैं बी पे खड़ा हुआ हूँ, पॉइंट चार्ज बी को देख रहा हूँ, तो ए से फील्ड आ रही बी पे जा रही है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डी ए बी, ठीक है। और टू कहां पर जा रही है, अपने ही सरफेस पे जा रही है, अपने सरफेस पे क्यों जा रही है, क्योंकि हमें वी ए बी पॉइंट देखना है, वी ए बी पोटेंशियल देखना है ना,
इसका मतलब ए और बी क्या डेस्टिनेशन है, तो अपने ही डेस्टिनेशन पे आ रही है जो कि क्या आ गया आरबी। बस समझ आई, ये इंपॉर्टेंट बात थी। बस ये देखना है, ये डिसाइड कैसे होगा कि ऊपर आरबी आएगा, ये पता चलेगा आपको इससे जो आपको कैलकुलेट करना है। अगर वी ए बी देख रहे हो आप, अगर आप वी ए बी देख रहे हो तो बी आपकी ये समझ लो कि उस पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं और कहां से निकल रहे हैं, ए से निकल रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट में क्या होगा, क्यू ए एल एन, क्योंकि हम पॉइंट ए को ही देख रहे हो, पॉइंट ए हमारी सोर्स है, तो फील्ड कहां से निकल रही है, अपनी सरफेस से निकल रही है, तो फ्रॉम तो आपका आर ए हो गया। और कहां जा रही है, कहां जा रही है, पॉइंट बी पे जा रही है। पॉइंट बी क्या है, आपकी डेस्टिनेशन है। ठीक है, पॉइंट बी हमारी क्या है, डेस्टिनेशन। तो कहां पे आ रही है, कहां पर जा कहां रही है, टू डी ए बी, यानी ए से बी पे, प्लस क्यू बी। अब क्यू बी ध्यान में रखिए, क्यू बी पॉइंट वो पॉइंट है जो उसकी डेस्टिनेशन है, इज अकॉर्डिंग टू दिस दिस मतलब ये पता चलेगा मैं यहाँ से जो हमें पोटेंशियल, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल मालूम करना है, तो नेक्स्ट वाली जो ये अल्फाबेट लिखा है वही बताएगा, ये आपकी डेस्टिनेशन, और वही आ गया यहाँ पर प्लस क्यू बी। तो एल एन क्यू यानी प्लस क्यू बी एल एन डिनोमिनेटर में सबसे पहले फिल करें, फ्रॉम कहां से आ रही है, पॉइंट ए से आ रही है, पॉइंट ए से बी डी ए बी, और कहां जा रही है, उसी सरफेस पे जा रही है, क्योंकि हम वही पॉइंट देख रहे हैं जो डेस्टिनेशन है। इत्तेफाक की बात है। तो क्या हो गया, आरबी प्राइम। आरबी प्राइम नहीं होगा, आरबी होगा, इसमें प्राइम वाला फैक्टर नहीं आता। सही है, इसमें प्राइम वाला फैक्टर नहीं आता। ये बात समझ आई मेरी? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब अभी आप लोगों को थोड़ी खिचड़ी बन रही होगी, मुझे पता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये कर रहा होगा, कंफ्यूज कर रहा होगा कि अभी भी समझ में नहीं आया। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं जो कि पॉइंट क्यू सी है। तो क्या टोटल तो 4 पॉइंट है ना, ये क्यू एम तक जाएगा वैसे तो, ये मैंने डॉटेड बनाए क्योंकि इसके अलावा इनफाइनाइट पॉइंट्स भी हो सकते हैं। अब क्यू सी देख लेते हैं, प्लस क्यू सी। क्यू सी याद करें, याद रखें कि क्यू सी इसमें नहीं है, हमें ए टू बी ही देखना है पोटेंशियल। क्यों, तो क्यू सी वो इफेक्ट है जो इस सोर्स की वजह से, यानी इस सोर्स की वजह से इस पे आ रहा होगा, इसका इफेक्ट इस पे आ रहा होगा, और ये इफेक्ट आपका डेस्टिनेशन में डाल रहा होगा कोई ना कोई इफेक्ट। ये बात समझ आई? तो अब इसमें इसका हम अपना सरफेस पे जो फील्ड आ रहा है ना वो नहीं देखेंगे। अब मैं ये समझ में नहीं आएगी बात, अभी हम देखते हैं। क्यूसी लिखा यानी पॉइंट चार्ज, यानी चार्ज एट पॉइंट सी, इस पॉइंट पे एल एन, डिनोमिनेटर वाली टर्म पहले आएगी। फील्ड कहां से आ रही है, देखिए सोर्स, हमेशा सोर्स को पकड़ के रखिएगा। पहला पॉइंट, पहला जो अल्फाबेट क्या बताता है, सोर्स बताता है। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में वही है कि कहां से आ रही है, बस सोर्स से ही आ रही है। सोर्स क्या है इस केस में, सोर्स क्या है, ए। सोर्स क्या है, ए। और कहां जा रही है, मतलब सोर्स से कहां जा रही होगी, फ्रॉम, मतलब कहां से आ रही है आपके पास, कहां से आ रही है, ए सी से आ रही है, यानी ए सी, ए सी, यानी ए फील्ड दे रहा है फ्रॉम ए टू सी, तो डी एस सी डिस्टेंस आ गया। कहां जा रही है, जाएगी डेस्टिनेशन पे, यानी तो क्या हो जाएगा, शुरू कहां से होगी, सी से, और कहां जाएगी, बी पे, तो डेस्टिनेशन क्या होगी, सी बी, या सी बी कहते हैं, बी सी कहते हैं, बात एक ही है। सी बी कहते हैं, ज्यादा बेहतर है, अच्छा समझ आ जाएगा। तो डेस्टिनेशन टू लिखा हुआ अभी मैंने, टू डेस्टिनेशन। अब प्लस कर देते हैं, क्यू एम पॉइंट देख रहे हैं, क्यू एम पॉइंट में भी एल एन, डिस्टेंस हम सोर्स से देख रहे होंगे, तो सोर्स से डिस्टेंस देखेंगे, डिनोमिनेटर में एल एन, डिनोमिनेटर एम ए, या ए एम कहते हैं, एम ए, और न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से डेस्टिनेशन तक, तो एम बी, एम बी, ये सिंपल है। इसमें देखिए कहीं आर, इसमें आर एम नहीं आया ऊपर, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा जो मेन डेस्टिनेशन वाला पॉइंट था वो क्यूबी में कवर हो गया। जब हम क्यूबी का इफेक्ट देख रहे थे तो उसमें जो न्यूमिनेटर में आएगा वो उस सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगी जो सोर्स की वजह से आ रही है, जो आरबी पे, आरबी होगी। सही है, ये समझ लें, क्यूब बी है ना, तो बी बी डी बी बी भी कह सकते हैं, तो हम उसको आरबी लिखते हैं, सिंपल। ये बात समझ आई, मैंने काफी टाइम दे दिया इसको। अब मैं एक चीज और अब ये बीएम के लिए देखते लेते हैं, ये बीएम में और समझाऊंगा, बाकी आप लोगों को समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में ना, अब थोड़ा सा। अच्छा, सही। अब वी बी एम देखते हैं, तो वी बी एम में क्या होगा, हमारा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, ये तो कांस्टेंट होगा। अब स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट तो अपना पॉइंट ए सी होगा, लेकिन इस बार जो हमारा सोर्स है वो क्या है, चेक करें सोर्स चेक करें, बी है, डेस्टिनेशन क्या है, एम है। सोर्स बी है, डेस्टिनेशन क्या है, एम है। ध्यान में रखें, मैं इसको यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोगों को ध्यान में हो जाना चाहिए, अगर आप लोग याद करने के लिए रिस्पेक्ट से कह रहा हूँ। अगर आपको याद रहे तो आपका पहला अल्फाबेट होता है वो सोर्स होती है। अब मैं ये सर ने नहीं बताया, ये मैं अपने हिसाब से, अपने समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, खुद समझने के लिए मैंने लिखा है कि ये सोर्स है, यानी जहां से हम आ रहे हैं और जिसकी तरफ जा रहे हैं वो एम है। अब देखते हैं क्यू ए, अब क्यू ए सोर्स पॉइंट नहीं है, तो एल एन, एल एन डिनोमिनेटर, सबसे पहले डिनोमिनेटर वाली टर्म, तो ए बी होगा सबसे पहले, तो
ए बी, ठीक है, फ्रॉम यहां से यहां जा रही होगी, एक की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी, फ्रॉम ए टू बी, और टू में क्या होगा, कहाँ जाना, कहाँ है वो डेस्टिनेशन है, जाना कहाँ है वो डेस्टिनेशन है, क्या है एम, तो कहाँ जाएगी ए टू एम, तो क्या डिस्टेंस क्या हो गया डिनोमिनेटर में डी ए बी, सही, फ्रॉम तो डी ए बी होगा ना, फ्रॉम क्यों, क्योंकि पाथ तो यही है ना आपके पास, फ्रॉम टू डी ए बी होगा। अब देखिए आर ए नहीं आया इसमें क्योंकि ये सोर्स पॉइंट नहीं है, पहले यहाँ पर आर ए आया था, सही है, तो क्या हम सोर्स हमारी ये थी, क्या थी, ए थी, पॉइंट ए थी, अब सोर्स ये नहीं है, तो हम फ्रॉम में क्या लिखेंगे अब इस केस में डी ए बी, और टू में हमेशा याद रखेंगे डेस्टिनेशन वाला पॉइंट आएगा, तो ए से एम, तो डी ए एम हो गया, डी ए एम प्लस क्यू बी। अब क्यू बी जो है ये मेरा सोर्स पॉइंट है, ये मेरा सोर्स पॉइंट है, तो क्यू बी एल एन, डिनोमिनेटर में बस आप याद कर लें जो सोर्स पॉइंट होगा आर, उसी सरफेस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ रही होगी, यानी आर बी, और न्यूमिनेटर में जिसकी तरफ जा रही होगी आपको पता ही है, बी एम की तरफ जा रही है, तो डी बी एम, लेकिन यहाँ से भी देख लेते हैं, आर बी से आई और डी बी एम की तरफ गई, यहाँ से देख सकते हैं बी एम की तरफ गई, आर बी से आई और बी एम की तरफ गई, प्लस क्यू सी, अब क्यू सी ना सोर्स पॉइंट है ना डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो क्यू सी एल एन आपकी जो वो हो गया कहते हैं फ्रॉम होगी, फ्रॉम कहाँ से आ रही होगी, फ्रॉम सोर्स से ही आ रही होगी, फ्रॉम बी टू सी, बी क्या है मेरा सोर्स पॉइंट है, बस सोर्स पॉइंट ध्यान में रखें, फील्ड जो हमेशा आ रही होगी ना वो सोर्स पॉइंट से ही आ रही होगी, ये बार ध्यान में रखें, ये देखें सोर्स फ्रॉम में ना बी टू सी, बी टू सी, तो फ्रॉम, तो क्या सोर्स मेरी ये ना, अब फील्ड ये दे रही है, अब ये क्यू एल में भी यही था, अगर आप देखें ना तो सोर्स क्या थी, बी थी, तो बी टू ए, बी टू, अच्छा मैंने वहां ए बी लिख दिया, कंफ्यूज ना हो जाएगा, बी आप ए बी करते हैं, बी ए करते हैं अपने आसानी के लिए, तो बी टू ए था फ्रॉम, और टू में डेस्टिनेशन पॉइंट यानी बी टू एम, बस सिंपल है। अब इस पॉइंट सी के किस में क्या होगा, सोर्स क्या होगी, बी ही है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा बी टू सी, और न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा आपके पास सी टू एम, यानी डिस्टेंस सी टू एम, प्लस डॉट 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 क्यू एम का मुझे खुद बता देंगे, क्यू एम एल एन, डिनोमिनेटर वाली टर्म पहले लिखे हम, तो क्या हो जाएगा आपके पास बी एम, बी एम हो जाएगा, और न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा आर एम, आर एम क्यों होगा, क्योंकि टू वाला पॉइंट वही है जो डेस्टिनेशन वाला पॉइंट है, तो आर एम, जैसे वहां पर क्या था डेस्टिनेशन वाला पॉइंट आर बी था, तो यहाँ आर बी आया था, सही है, तो बस आप सोर्स का डिनोमिनेटर में जो फील्ड आ रही होगी ना हमेशा सोर्स पॉइंट से आ रही होगी, सोर्स पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पर क्या है बी है, तो ऊपर नीचे क्या आ जाएगा बी, तो लाजमी आएगा डी बी आएगा, अब कहाँ जाना है, यानी आप कौन सा पॉइंट देख रहे हैं, तो एम देख रहे हैं तो बी एम, वहां क्या था बी सी, और टू, टू ये है कि जिस पॉइंट पे खड़े हैं वो पॉइंट कहाँ जा रहा होगा, वो डेस्टिनेशन में जा रहा होगा, तो यहाँ पर क्या था आपके पास सी एम, पूरा क्या आ गया सी एम, यहाँ पर क्या आर एम, क्योंकि आर एम ही आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, जो कि हमें जिस पे आप पोटेंशियल मालूम करना है, तो वही आ जाएगा, उसी का रेडियस आ जाएगा, उसी का सरफेस का रेडियस आ जाएगा, बात समझ आई, क्लियर हुई। अब मुझे इसी तरह आप डी ए सी का बताएगा, फिर डी बी सी का बताएगा, आराम से आप लिख लेंगे, और मेरे पास टाइम, मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया इसको, मैंने इतना देना नहीं चाहिए था, तो आप लोग क्लियर हो गया, बस ये है अच्छी बात, क्लियर हो जाए, नहीं हो तो पूछ लेगा और रिवाइंड करके देख लेगा, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मैंने फिर भी इसको थोड़ा डिटेल में समझाया है, थोड़ा मुश्किल होगी लेकिन इसको देखिएगा समझेगा आपको समझ आ जाएगा, बस सोर्स और डेस्टिनेशन याद रखें, सही है, यानी अगर आपका पहला पॉइंट, इसके अंदर पहला पॉइंट ही सोर्स पॉइंट था, तो फील्ड जो आ रही होगी उसकी सरफेस से आ रही होगी आर ए प्राइम, और कहाँ जा रही होगी सोर्स पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ जा रही होगी, क्या था डेस्टिनेशन पॉइंट डी, तो डी ए टू बी, इसमें क्या था सोर्स पॉइंट बी था और एम की तरफ जा रहा था, तो डेस्टिनेशन पे क्या आ गया, ओ पहले तो वो देख लेते हैं, इसका अपना पॉइंट देख लेते हैं बी वाला, तो फील्ड कहाँ से आ रही होगी उसी सरफेस से आ रही होगी, तो आर बी उसी का रेडियस आ गया, और कहाँ जा रही होगी डेस्टिनेशन पे जा रही होगी यानी बी एम, और जब हम इस डेस्टिनेशन पॉइंट की बात करें तो अगर इस केस में देखें तो बी था आपके पास, तो सोर्स जो फ्रॉम डिनोमिनेटर में सोर्स से आएगी, तो कहाँ से फील्ड आ रही है ए से आ रही है, तो ए बी, डिस्टेंस ए बी, और कहाँ जा रही है बी पे जा रही है, तो आर बी, उसी सरफेस का क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, इसमें देखें ये था, तो फील्ड पॉइंट यानी सोर्स पॉइंट क्या था बी था, तो बी एम, यानी फ्रॉम बी टू एम, एम क्या डेस्टिनेशन, तो बी टू एम, और न्यूमिनेटर में जिस पॉइंट की तरफ फील्ड आ रही है सोर्स से वो क्या है
वही पॉइंट है जो डेस्टिनेशन, यानी जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल मालूम करना है, वो क्या है, एम। तो आर एम उसी का रेडियस। सही। अभी अजान ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज टू वायर, जिस तरह आपने इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज टू वायर लाइन देखा था, ये भी बहुत आसान है। अब आपको सोर्स और डेस्टिनेशन समझ आ गई ना। मैं मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर आप लोगों को वो उस टेक्निक से समझ आ गई ना कि किस तरह हम इफेक्ट देख रहे हैं। क्योंकि बताओ मसला क्या है, यहाँ पर ना हम कैपेसिटेंस जो देख रहे हैं वो दो चार्जेस के दरमियान देख रहे हैं, यानी लाइन टू लाइन देख रहे हैं। अब इसमें मसला है कि जब हम एक इफेक्ट देखते हैं, एक पॉइंट का इफेक्ट देखते हैं ना दूसरे पॉइंट के साथ, तो फिर उस दूसरे पॉइंट का भी इफेक्ट उस पहले के साथ देख रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने सेल्फ और म्यूचुअल जीएनडी देखा था ना, उसी तरह का होता है। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो रही होती है सिंगल फेज में समझने के लिए। ठीक है, तो कि हम हमारा जो ये समझ लें जो रिटर्न कंडक्टर है ना, उसका भी कैपेसिटेंस की रिस्पेक्ट से पोटेंशियल देख रहे हैं उस पहले पॉइंट के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर आप लोग समझ आ जाए ना, तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेट्स सपोज ये सवाल है कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज टू वायर ना, तो इसमें ये है कि ये एक पॉइंट क्यू है, दूसरा पॉइंट माइनस क्यू है। ठीक है, ये एक सिंगल सर्किट है, तो कि एक कंडक्टर मौजूद है, उस पर उसका जो चार्ज है वो चार्ज है पॉइंट चार्ज ए, और दूसरा कंडक्टर मौजूद है उसका पॉइंट चार्ज बी। ये समझ लें इसमें आपको सिंगल और एक कंडक्टर के लिए काम हो ही नहीं, एक कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस मालूम हो ही नहीं सकती। तो आपको सिंगल लाइन में इसका रिटर्न कंडक्टर कंसीडर करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको क्या मिलेगी, कैपेसिटेंस मिलेगी। ठीक है, तो इंडक्टेंस के केस में होता था कि हम एक ही पॉइंट की रिस्पेक्ट से कंडक्टर क्या करते थे, उसका इंटरनल फ्लक्स और एक्सटर्नल फ्लक्स कैलकुलेट करते थे, और फिर हम उसके थ्रू इंडक्टेंस कैलकुलेट करते थे एक कंडक्टर के लिए, सिंगल कंडक्टर के लिए। लेकिन इसमें कैपेसिटेंस के लिए आपको लाजमी आपको दो कंडक्टर्स चाहिए, एक इसका एक तो फेज कंडक्टर होगा, दूसरा इसका रिटर्न होगा। सही है, तो अगर हम इसमें देखें, अब मैं जल्दी से कवर करता हूँ। अब सी ए बी बाई क्यू ए वी ए बी हमें मालूम करना है। सही है, अब ये बहुत आसान हो जाएगा। वी ए बी अगर मुझे मालूम करना है तो 1/2 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, सोर्स अब ये आसान है, आप समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। सोर्स क्या है ए, और बी क्या है डेस्टिनेशन। ये मैंने खुद से अज्यूम किया है, ये सर ने नहीं बताया, ये मैंने खुद से अपनी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ आसानी के लिए। तो ए से बी जा रहा हूँ, तो ए सोर्स है और बी मेरा डेस्टिनेशन है, या ए स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं आप। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, क्यू ए पहला पॉइंट देख रहा हूँ जो कि मेरा सोर्स पॉइंट ही है, तो एल एन वन अपॉन अभी 1/, क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि पहला अभी न्यूमिनेटर कंसीडर नहीं कर रहा अभी मैं, तो हम डिनोमिनेटर स्टार्ट लेते हैं। कहाँ से फील्ड आ रही है, उसके सरफेस से आ रही होगी, तो आर ए आ जाएगा। न्यूमिनेटर में क्या होगा, देखिए उसके सरफेस से आ रही है, आर ए हो जाएगा। न्यूमिनेटर में डेस्टिनेशन आती है, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन, तो ए से बी, सोर्स क्या ए और बी क्या डेस्टिनेशन, तो सोर्स से डेस्टिनेशन ए डी ए बी, तो डिस्टेंस क्या आ गया, डी ए बी आ गया, प्लस क्यू बी आ जाएगा। अच्छा, क्यू बी आपका वो पाथ है, वो कंडक्टर जो कि रिटर्न कंडक्टर है, यानी वो डेस्टिनेशन कंडक्टर है, डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो क्यू बी एल एन, कहां से फील्ड आ रही है उसका डिस्टेंस, तो कहां से आ रही है, ए टू बी, डिस्टेंस ए टू बी, तो डिवाइड में 1/, डी ए बी। सही, तो डी ए बी आ गया। अब चूंकि हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट ही क्यू बी है, तो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, डेस्टिनेशन पॉइंट, डायरेक्ट उसी का रेडियस आ जाएगा आर बी। आर भी मैंने लिखा नहीं, आई एम सॉरी, तो कि वो रेडियस सेम ही थे तो मैंने आर लिख दिया खाली। सही है, इसको सॉल्व कर ले, 1/2 बाय एप्सिलॉन क्यू एल एन डी ए बी बाय डिस्टेंस डी है, आर बी आर है क्योंकि सिंगल लाइन है, तो रेडियस और डिस्टेंस आपके जो डिस्टेंस दोनों के दरमियान वो भी सेम है, डी है, और जो रेडियस है दोनों कंडक्टर की वो भी सेम है, तो हमने आर आर कर दिया। ठीक है, एक आर हो गया, दूसरा भी रेडियस आर हो गया। ठीक है, दोनों कंडक्टर रेडियस ये हो सेम हो गया। ये भी 1/2 बाय एप्सिलॉन क्यू आपके पास, क्योंकि ये माइनस क्यू कैसा है, क्योंकि क्यू बी था, क्यू बी आपके माइनस क्यू के बराबर था, ये पुट कर दिया आपने। ये प्लस क्यू क्यों किया मैंने, ताकि दोनों एल एन वाली टर्म सेम हो जाए, क्योंकि आर बाय डी था तो माइनस क्यू था, इसको प्लस क्यू एल एन डी बाय आर कर दिया, डी बाय आर कर दिया। ठीक है, बस अब ये 2 एल एन डी बाय आर हो गया, ये मैंने अपने पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, वी ए बी मुझे मिल गया, और बस जी वी ए बी मिल गया मुझे, और इसको मैंने क्यू से डिवाइड करवा दिया, क्योंकि सी ए बी किसके बराबर है, क्यू बाई वी ए बी, तो क्यू से डिवाइड करा दिया, तो मुझे क्या मिल गया, सी ए बी मिल गया। अब ये लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस है। अब अगर मुझे फेस मालूम करना है, तो मुझे पता है फेस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वी ए बी इक्वल टू अंडर रूट थ्री वी ए एन। ठीक है, तो आपको ये फैक्टर यूज करके आप क्या करोगे, सिंपल पहले पोटेंशियल जो आपका वी ए बी पोटेंशियल आया है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 3 के साथ, नहीं सॉरी, डिवाइड कर दो अंडर रूट 3 से, ऐसे ही होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला आपके पास यही होता है ना, वी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 वी ए एन ना, सही बोल रहा हूँ मैं।
तो इसके थ्रू आप क्या निकाल लें, वी ए एन निकाल लें, ठीक है। और फिर क्या करें आप, जो आपके वी एन है उसको 4 से डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस पर फेज मिल जाएगी। तो आपको पर फेज में बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पर, क्योंकि लाइन वोल्टेज है, और फेज को फेज में कन्वर्ट कर दें, फिर आप 4 से डिवाइड करवा दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब 3 फेज कैपेसिटर ऑफ 3 फेज सिमेट्रिकल लाइन, ये यानी सिमेट्रिकल मतलब डिस्टेंस सेम है। ये मैंने अपनी ईपीटी के पहले लेक्चर में ये समझाया थी इंडक्टेंस के लिए, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा इंशाल्लाह, कि कैपेसिटेंस के लिए ऑलमोस्ट सेम ही काम है। अब वीएबी आपके पास सबसे पहले तो वीएबी आ जाएगा। वीएबी के लिए आप बहुत आसान है, 1/2 बाय एप्सिलॉन क्यू ए एल एन, सोर्स पॉइंट का डिस्टेंस आर ए और डेस्टिनेशन डी ए बी, प्लस क्यू बी एल एन, सोर्स पॉइंट डी ए बी है, उसका सोर्स पॉइंट बोलो या डिस्टेंस डी ए बी है, डी से ए से बी की तरफ जा रहा है, और डेस्टिनेशन कहाँ जा रही है, मेरी उसी, क्योंकि डेस्टिनेशन पॉइंट भी वही है जिसके अगर मुझे पोटेंशियल मालूम करना है, जो वही सेम पॉइंट है, यानी डेस्टिनेशन पॉइंट और वो जो पोटेंशियल है जिसके दरमियान मुझे दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल मालूम करना है मुझे, वो भी सेम ही है। तो क्यू बी एल एन, तो रेडियस होगा उसी कंडक्टर का रेडियस आ जाएगा आर बी, ठीक है, प्लस क्यू सी एल एन। अब ये सोर्स पॉइंट तो नहीं है, अब इसका इफेक्ट सबसे पहले तो सोर्स पॉइंट के रिस्पेक्ट से देखेंगे। सबसे बस डिनोमिनेटर याद कर लें, डिनोमिनेटर में हमेशा सोर्स पॉइंट ही आएगा, यानी सोर्स पॉइंट का डिस्टेंस आएगा उस पॉइंट के साथ जिस पॉइंट का चार्ज आप देख रहे हैं। अभी तो हम कौन सा चार्ज देख रहे हैं, क्यूसी देख रहे हैं, तो क्यूसी एल एन। अच्छा, डेस्टिनेशन क्या है, ए टू, यानी सी टू ए, नहीं सॉरी सी टू बी, सॉरी डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, बी है, तो सी टू बी। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सोर्स पॉइंट आता है, सोर्स का डिस्टेंस आता है उस पॉइंट के साथ जो पॉइंट आप देख रहे हैं, तो क्यूसी देख रहे हैं, और सोर्स पॉइंट क्या ए, तो ए टू सी, यानी एल एन डी बी सी बाय डी ए सी, ठीक है। ए क्या है, सोर्स पॉइंट, और बी क्या है, आपका डेस्टिनेशन पॉइंट, तो बी सी और ए सी, ठीक है। ये समझ आ गया, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। अभी हमेशा ऐसे ही होगा, आगे कोई और पॉइंट होता, क्यू लेट्स सपोज क्यू डी होता, तो क्यू डी एल एन डी एल एन, तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर वाली टर्म लिख दें, तो क्या हो जाएगी वो, फिर डी बी डी ए, क्योंकि डी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं हम, तो डी ए हो जाएगा, यानी सोर्स का उस पॉइंट से डिस्टेंस और फिर उस पॉइंट का डेस्टिनेशन से डिस्टेंस जो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो डी बी आ जाता, ठीक है, सिंपल इज दैट। बस फिर आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, आगे तो ज़िंदगी आसान है हमारी। इसको आप थोड़ा सा इवेल्यूएट कर लें, ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ ये रहा, डी बाई आर हो जाएगा क्यू बी एल एन आर बाई डी, सही है। डी टू डी कैंसिल, क्योंकि एल एन वन आपका जीरो होता है तो ये कट जाएगा। अच्छा, डी क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है सबके, डी भी वही है जो डी बी ए सी है, सारे डिस्टेंस सेम है आपस में, आर भी सेम है, तो आपने डायरेक्ट पुट कर दिया यहाँ पर, वी ए बी के लिए काम कर दिया। वी ए सी के लिए आप मुझे बता सकते हैं, वी ए सी के लिए क्या होगा, सोर्स पॉइंट वही है लेकिन डेस्टिनेशन पॉइंट चेंज हो गया, तो सबसे पहले टर्म तो सेम होगी, 1/2 बाय एप्सिलॉन, ठीक है, क्यू ए एल एन, सोर्स पॉइंट का जो डिस्टेंस है अपने रेडियस, मतलब अपने ही सरफेस से रेडियस आर है, और न्यूमिनेटर में क्या होगा, जिस पॉइंट की तरफ वो जा रहा है। अब डी ए बी नहीं आएगा ऊपर न्यूमिनेटर में, डी ए सी आएगा, डी ए सी लिखा हुआ है, अब समझ आएगी इससे आपको अच्छी तरह, डी ए बी नहीं आएगा इनमें क्योंकि डेस्टिनेशन आपकी चेंज होगी, सी है, तो डी ए सी प्लस क्यू बी एल एन, क्यू बी एल एन में क्या होगा, क्यू बी आपका सोर्स पॉइंट तो है नहीं ना डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो हम पहले तो डिनोमिनेटर में जो डिस्टेंस लेंगे वो सोर्स पॉइंट के रिस्पेक्ट से लेंगे, और न्यूमिनेटर में डेस्टिनेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट से लेंगे, तो सोर्स पॉइंट के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, ये ए बी डी ए बी, और डेस्टिनेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, डी ए सी, सिंपल, प्लस तो ये दोनों जीरो की हो जाएंगे तो डिस्टेंस सेम है, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्यू सी एल एन आर सी बाय, अब ये आर सी क्यों आया, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, सोर्स का डिस्टेंस उसके साथ, उस पॉइंट के साथ, यानी इस पॉइंट के साथ, क्यूसी के साथ, तो डी ए सी, और ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो डेस्टिनेशन में क्या आ जाएगा, उसी का रेडियस आ जाएगा आर सी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, ये आप कर लें, ये इसको थोड़ा वैल्यूएट कर लेंगे वी ए सी को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर दोनों को आप ऐड कर दें, ठीक है। ये ऐड क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ मैं, ऐड क्यों कर रहा हूँ, सही, ये आपने ऐड कर लिया तो ये 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लिया, यानी वी ए बी और वी ए सी को आपने ऐड कर लिया, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने ऐड करवा दिया, तो क्यू ए एल एन डी आर दोनों तरफ आ रहा है तो ये ऐड हो जाएगा, और प्लस क्यू बी एल एन आर बाई डी हो जाएगा, ये आर बाई डी क्यों, क्योंकि एक क्यू बी वाली टर्म आ रही है और क्यू सी वाली टर्म आ रही है। अब क्यू ये आपका माइनस क्यू हो जाएगा, क्यू बी प्लस क्यू सी आपका माइनस क्यू होता है, और ये मैंने
अच्छा इसमें हाँ क्यू सही सही लिखा हुआ है, माइनस क्यू एल एन आर बाई डी हो जाएगा। नेक्स्ट वाली एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, इसको एल एन को डी बाई आर कर दिया, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस फिर आपके ये तीनों ऐड हो जाएंगे, ये आपके पास। अब ये मसला सारा ये है कि पर फेस तो है नहीं है, अब पर फेस में कन्वर्ट किस तरह करेंगे, वेक्टर डायग्राम जिस तरह हमने बताया था वही वही ध्यान में रखेंगे, वी ए बी इक्वल अंडर थ्री वी एन एंगल 30 डिग्री, सबको पता होगा। और वी ए सी क्या होता है, अंडर थ्री वी ए एन एंगल -30 डिग्री, वो इस वेक्टर डायग्राम से आप देख सकते हैं। सही है, ये वेक्टर वही बनाया हुआ, ये रिजल्टेंट आ गया इसका, ये तीन आपके पास फेजेस आ गए और ये इसके रिजल्टेंट हो गए लाइन टू लाइन। अब क्या हो जाएगा, अब मैं अगर वी ए बी प्लस वी ए सी कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिए ये थ्री फेज सिमेट्रिकल के लिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बस ये कॉमन आ जाएगा, एंगल्स ऐड हो जाएंगे तो अंडर थ्री हो जाएगा, तो थ्री वी एन। अब थ्री वी एन यानी अब यानी इस ज्योमेट्री के लिए जो पर फेज वोल्टेज आ रहा है वो थ्री वी ए एन आ रहा है फेज ए के रिस्पेक्ट से। ठीक है, फेज बी के रिस्पेक्ट से वी बी एन हो जाएगा और फेज सी के रिस्पेक्ट से वी सी एन हो जाएगा। तो अगर मुझे कैपेसिटेंस सी ए एन निकालनी है तो चार से सिंपल डिवाइड कर दूंगा। तो क्या किया मैंने, ये चार्ज लिया, सही है, ये चार्ज मतलब जो आंसर मेरे पास आया था सिंपल वी ए एन, तो देखे ना ये आपके पास आंसर आया था। यानी अब ये समझ लें थ्री वी एन के बराबर है ना, थ्री वी एन किसके बराबर है, वी ए प्लस वी ए बी प्लस वी ए सी। कंपेयर करवाया, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद थी, यहाँ से कंपेयर करवाई, थ्री से कैंसिल आउट हो गया, वी एन आ गया और सी एन आपने कैलकुलेट कर लिया। सी बी एन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और सेम ही आ रहा होगा, क्योंकि कोई भी इसमें ऐसी टर्म नहीं जो अफेक्ट कर रही हो इस, मतलब इसमें कोई पॉइंट मतलब सारी जो फेजेस हैं यानी इस क्योंकि सिमेट्रिकल है तो सबके लिए सेम यही फॉर्मूला है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं है, अगर डिस्टेंस चेंज होते तो भी चेंज हो जाता है फॉर्मूला। तो हम डी इक्विवेलेंट यूज करते हैं, जैसे हम यहाँ थ्री फेज अनसिमेट्रिकल केस में, इसने पढ़ाया नहीं लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अनसिमेट्रिकल केस में डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे, ट्रांसपोजिशन करनी होगी आपको। अब ट्रांसपोजिशन जब आप कर रहे होंगे ना, जब आप ट्रांसपोजिशन कर रहे होंगे तो ट्रांसपोजिशन के लिए पहले हमने एक जो लाइन टू लाइन फेज सॉरी फेज टू फेज यानी लाइन टू लाइन जब हमने वो देखी थी क्या कहते हैं पोटेंशियल देखा था। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वीएबी देखा था हमने, ठीक है, तो हमने एक वीएबी निकाला था जो कि सिमेट्रिकल था। इस केस में अनसिमेट्रिकल केस में आपके पास क्योंकि अब ज्योमेट्री अलग अलग होंगे ट्रांसपोजिशन के बाद, क्योंकि अब डिस्टेंस अलग अलग है, तो फिर आपको तीन दफा वीएबी निकालना होगा, फिर एवरेज लेना होगा और फिर आपको मजीद आगे सॉल्व करना होगा सीएबी के लिए। तो सीएबी आएगा फिर सी एन आएगा और इसी तरह सी बी एन सी सी एन आएगा और ये सब सेम ही होंगे, बस हर जगह डिस्टेंस की जगह क्या लिखा होगा, टी इक्विवेलेंट लिखा होगा। ये सर ने भी करवाया नहीं, इसे मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने आगे सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा उसमें डाउट था, मतलब सर करवा देंगे तो क्लियर भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अभी इसको कंटिन्यू नहीं किया, मतलब मैंने तकरीबन सॉल्व कर लेता है इसको। तो फिलहाल अभी एपीटी के लिए इतना ही है, नमाज का टाइम भी हो गया, तो फिलहाल और तो कुछ में ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को समझ आ जाती है स्पेशली पोटेंशियल वाली बात तो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर आगे कोई कन्फ्यूजन रहती ही नहीं है, बाकी सबको इंडक्टेंस वाले ही काम है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।